बोल बेटा ये अपन, तेरे को कुछ डाउट था? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिखा था, होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, वो स्टेटमेंट नहीं लिखा है, वो एक के बाद एक उसका अंडरस्टैंडिंग है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है इसका मतलब गुड्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इसका मतलब उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्म का डिमांड कर्व है वो, डीडी का मतलब डिमांड। तो फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, बराबर। चलो आज और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो सबसे पहला तो आई हैव टू स्टार्ट विद अ कॉन्सेप्ट विच इज बाय द नेम ऑफ रेवेन्यू। थोड़ा इधर भी गया, जा हाथ से कर दे, वो उससे हो नहीं रहा है। अरे मजा आया ना 5 मिनट में, ठंडी लगा ना इधर। एक तो क्लास, छोटा क्लासरूम है, लोग भी कम ही है वैसे, जाने दो। ये यहाँ पर जूम, ठीक है। चल बेटा, रेवेन्यू को समझने के लिए वी डिवाइड द कॉन्सेप्ट इनटू टू पार्ट्स। वन इज बाय द नेम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये नाम क्या दिया एक का, एंड ऑब्वियसली द सेकेंड वन विल बी बाय द नेम ऑफ इम्परफेक्ट। ए परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन से आते हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? लार्ज पर बायर सेलर्स, वो कल जो 10 पॉइंट लिखा वो। इम्परफेक्ट में कौन कौन आता है? मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एनीथिंग अदर देन परफेक्ट कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ। कैन आई से दैट परफेक्ट कंपटीशन को हम लोग प्यार से बोलते हैं एज अ प्राइस टेकर। इम्परफेक्ट कंपटीशन को बोलते हैं प्राइस मेकर। मेरी बीवी अंडरटेकर, मजाक था ये। तो एक होता है प्राइस टेकर, अरे ला ला, गया गया बेटा, चला जाता ना फिर रियलाइज होता कि बहुत कुछ है अंदर। तो एक होता है प्राइस टेकर, एक होता है प्राइस मेकर। प्राइस टेकर का मतलब क्या? कि ही कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस बट ही कैन डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट। जबकि प्राइस मेकर का मतलब क्या? इफ यू डिटरमाइन द प्राइस देन यू कैन नॉट डिटरमाइन द आउटपुट, एंड इफ यू डिटरमाइन द आउटपुट देन यू कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस। कोई भी एक मिलेगा, दोनों कर दोनों सकता है पर साइमल्टेनियसली नहीं। So suppose if I am a seller under monopoly or monopolistic competition, can I determine both price and output? प्राइस भी मेरा, आउटपुट भी मेरा, तो कंज्यूमर क्या गोटी खेलेगा? ईदर और क्वांटिटी, नॉट बोथ टुगेदर। दोनों को साथ में हम कर सकते नहीं। यार भी क्लियर? श्योर है? तो कहना है इसे कि एक तरफ प्राइस टेकर है, एक तरफ प्राइस मेकर है। प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो मिलेगा टोटल रेवेन्यू। क्या मिलेगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी विल गिव यू टोटल रेवेन्यू। टोटल का डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा मार्जिन, और टोटल का पर यूनिट निकालेंगे तो मिलेगा एवरेज। तो सिंपल भाषा से पहले स्टार्ट करता हूं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला P इंटू क्यू है। अब मुझे बता, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस बदलता है कि सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस? मतलब प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट, ये बराबर। तो अगर प्राइसेस कांस्टेंट रहने वाला है तो चाहे आउटपुट कुछ भी हो, मेरा प्राइस विल रिमेन द सेम। 10 रुपीज मैंने प्राइस अज्यूम किया और आउटपुट बढ़ता गया, 0 1 2 3 5 6 7, धोनी थाला फॉर अ रीजन। अब क्या तुम लोगों को टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने को आ जाएगा? बोलो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 10 बोला कोई तो, 10 इंटू 0 10, 0 ना,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इससे क्या रियलाइज हुआ कि टोटल रेवेन्यू राइज हो रहा है। एट विच रेट? फास्टर रेट, स्लोअर रेट के सेम रेट? 10 से ही बढ़ रहा है ना। सो कैन आई से इट इज राइजिंग एट यूनिफॉर्म रेट को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रेट। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट रेट। तो अगर मेरे को इधर टोटल रेवेन्यू का डायग्राम बनाने का रहेगा तो मुझे सोच समझ के बताओ, टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा दिखेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या अपवर्ड? अपवर्ड स्लोपिंग भी कैसा दिखेगा? लीनियर। कैन आई से इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन and then it will keep on rising. This is my TR curve. और TR curve में हमने क्या लिखा? It rises at a constant rate, therefore this is a linear curve. ये बराबर पक्का समझता है? एकदम इजी है, मैं कुछ डिफिकल्ट समझा भी नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। जो मैं उधर लिख रहा है वही मैं इधर ड्रॉ कर रहा है। कैन यू हेल्प मी फाइंड व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? तो मार्जिनल रेवेन्यू का पहले तो फॉर्मूला बताओ। मार्जिनल रेवेन्यू is equal to MR of n is equal to TR of n minus TR of n minus 1। एक और फॉर्मूला आना चाहिए। MR is equal to समोसा, समेशन नहीं, समोसा, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा आउटपुट। चलो फाइंड करके दो मेरे को मार्जिनल रेवेन्यू। इधर तो कुछ भी नहीं आया, इधर 10 10 10 10 10 10 टन 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 टारा चलता है क्या? 9 से 12 नहीं? अच्छा आना भी नहीं, मुझे नहीं आना तेरे साथ यार क्लियर भी। सो मार्जिनल रेवेन्यू मुझे 10 आया, कह रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। चलो कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर एवरेज रेवेन्यू? AR का फॉर्मूला आएगा TR अपॉन Q। तो टोटल रेवेन्यू कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 1, 10, 5 TR डिवाइडेड बाय Q, वापस 10 10 10 10 10 बेन 10। मतलब हर जगह पर 10 ही आया। इससे क्या समझ में आया? अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा जो प्राइस है वही मार्जिनल रेवेन्यू है और वही एवरेज रेवेन्यू भी है। देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि MR इज इक्वल टू AR। ये बराबर श्योर है? तो अब अपने को MR और AR कर्व बनाना है। कौन सा कर्व बनाना है? MR और, इसमें सबसे पहला मैंने लिखा इंडस्ट्री, फिर मैंने लिखा फर्म। क्या इंडस्ट्री और फर्म सेम होता है? इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, करेक्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म, बट कैन आई से एट द सेम टाइम industry is called as a price maker and firm is called as a price taker। ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले करवाया भी था, प्राइस टेकर। पर प्राइस टेकर कौन? पूरा इंडस्ट्री प्राइस टेकर होता है कि फर्म होता है? सो फर्म इज अ प्राइस टेकर। क्लियर है? तो आप लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा हुआ था, और परफेक्ट कंपटीशन में जब आप डायग्राम ड्रॉ करते थे तो डिमांड का कर्व डाउनवर्ड, ये बराबर, सप्लाई का कर्व अपवर्ड, और दोनों का जहां पर मिलन, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ। अब जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया वो प्राइस फर्म एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज फर्म इज अ प्राइस, फर्म इज अ प्राइस। तो कहना है से ये वाला जो कर्व आएगा वो इधर स्ट्रेच हो जाएगा। ये प्राइस का कर्व था और हमने बोला था कि प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। तो ये जो कर्व आया वो कैसा आया?
It is a horizontal line parallel to x axis. फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा, यहां पर जो हमने बनाया कहना से वो किसका डिमांड कर्व? इंडस्ट्री का डिमांड कर्व। बोलो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कैसा दिख रहा है? मेरे लिखने का वेट कर रहे हैं साले। अरे दिख कैसा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और फर्म का डिमांड कर्व कैसा दिख रहा है? दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? ये जो कर्व है वो नहीं दिख रहा है, पर वो प्राइस का कर्व एमआर का कर्व है, एमआर का कर्व एआर का कर्व है। एंड बेटा एआर कर्व इज ऑल्सो द डिमांड कर्व। देखो याद रहेगा तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। तो भले ही मैंने डिमांड लिखा नहीं है बट तुझे एक कर्व हॉरिजॉन्टल तो दिख रहा है। इसका मतलब फर्म का डिमांड कर्व कैसा है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्पेलिंग गलत हो गया है मेरा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बराबर श्योर हो? सो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब कहना है इसे डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक मतलब E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बोलो क्या इसमें कुछ ना समझने जैसा लग रहा है? पूरा क्लियर है? पूरा लेफ्ट हैंड थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है बट इसको ऐसा बड़ा करते हैं तो तुमको दिखेगा। दिख रहा है क्या क्लियरली? इतना काफ़ी है? बोलो इसमें मुझे कुछ रिपीट करने का जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर। ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर फॉरगेट द नेक्स्ट 3 लेक्चर। इतना बैंड बजेगा ना तेरा क्या पूछ मत। और कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, देखो सिर्फ जो मैंने किया है वो समझ में आना चाहिए। डन? यहाँ तक समझा है? मैं आगे बढ़ूं? थोड़ा इधर जाने दो, अभी एडजस्ट करना थोड़ा। चलो वापस यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो क्या मिलेगा? उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो, और पर यूनिट फाइंड करेंगे तो। जो मैंने पहले किया था वो कौन से कंपटीशन के लिए था? अब जो मैं करूंगा वो कौन से के लिए है? इम्परफेक्ट के लिए। क्या इम्परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर है कि प्राइस मेकर है? तो अगर उसको ज्यादा यूनिट से सेल करना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू सेल मोर नंबर ऑफ यूनिट्स आई विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस। तो यहाँ पर यूनिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7। कैन यू फाइंड द टोटल रेवेन्यू? पक्का? फोर 4.5 आया किधर से? तो गजब औरत है। 10 नहीं डिवाइड कर दिया दीदी ने। 18 24 28 30 30। तो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। कहना ऐसे फर्स्ट इट राइजेस at a diminishing rate, then it is maximum and constant, and then it falls। ये बराबर श्योर हो? पक्का? बोलो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करके दो मेरे को। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है? पहले का डैश, फिर 8 बोला कि 10? पहले तो 10 है। 8 6 4 2 0। मार्जिनल यूटिलिटी जैसा ही है, फॉल हो रहा है। पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है। एआर, एआर का वैल्यू क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट इज एआर। सो 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 9 8
इससे कुछ तो समझ में आना चाहिए। प्राइस और AR इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए प्राइस और AR तो एक ही है। देख यहां पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी प्राइस इज इक्वल टू AR, सॉरी परफेक्ट में भी इक्वल है और बराबर उन्नति। अब कंपेयर करो MR और AR को। यहां पर क्या लिखा, MR इज इक्वल टू AR, यहां पर क्या लिखू, इज MR इक्वल टू AR के MR इज, या तो AR इज, तुमको जो ठीक लगे वो। बराबर श्योर है। इसे तुरंत तेरे को एक चीज समझ में आना चाहिए, द रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR इज मार्जिनल फॉल्स, also falls, but marginal falls at therefore marginal will be completely below the average। ये याद है, श्योर हो तो मेरे को एक बात बता, मजे वाला बात देख, कहना है इसे TR का फॉर्मूला क्या है, तो AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्यू। ए हेलो, AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्यू। क्या मैं TR को P इंटू क्यू अपॉन क्यू लिख दूं, क्यू क्यू कट हो गया, therefore AR इज इक्वल टू प्राइस। क्या बात है, TR का एक और फॉर्मूला बन गया, TR इज इक्वल टू AR इंटू क्यू। इसी बात पर मैं मेरा भी लाल करता हूं, समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो TR। सारे मार्जिनल को ऐड करेगा तो भी तो TR ही मिलेगा। ये बराबर श्योर है, समझ में आया है। तो क्या ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों सेम है? चलो, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, मुझे सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस सुनने हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस, इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में आई कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस, आई कैन ओनली डिटरमाइन। imperfect में I can either determine the or determine the output but not both simultaneously. Can I determine both? Yes. But can I determine both simultaneously? No. Perfect competition के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। इम्परफेक्ट में प्राइस इज इक्वल टू AR। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR AR आर मैचिंग मैचिंग। इम्परफेक्ट में MR इज नॉट इक्वल टू AR, MR इज या तो AR इज ग्रेटर। परफेक्ट कंपटीशन में TR का कर्व कैसा है? परफेक्ट कंपटीशन में TR का कर्व कैसा है? लीनियर है, अपवर्ड स्लोपिंग भी है, बराबर। सो इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग लीनियर कर्व। बट मोनो अपना इम्परफेक्ट कंपटीशन में पहले इट राइजेस, then it becomes constant and maximum and then it falls। so here नहीं, थोड़ा सा अलग है। DMU does not start from origin। टोटल यूटिलिटी का ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, पर टोटल रेवेन्यू हुआ, सो इट इज राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पर फॉल्स। ये कौन सा कर्व? व्हेन TR इज maximum, who is zero? When TR is maximum तो marginal revenue will be equal to 0। मतलब मेरे को MR का 0 का पॉइंट मिल गया। अरे मैं दूं क्या? हाँ, तो अपन कर्व के बारे में बात कर रहे थे। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और AR कर्व दोनों राइज हो रहा है कि दोनों फॉल हो रहा है? बट ज्यादा गिरा हुआ कौन है? मार्जिनल। तो कहने से यहां से मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट होएगा, 0 पर जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर MR इज पॉजिटिव, यहाँ पर MR इज 0, यहाँ पर MR इज नेगेटिव। अच्छा, अभी AR भी फॉल हो रहा है, हाँ, बट कैन आई से दैट AR इज ग्रेटर देन MR?
मतलब ए आर का कर्व एम आर के ऊपर से जाएगा, तो ये बन गया अपना ए आर कर्व. व्हेन एम आर इज पॉजिटिव, टी आर इज राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. व्हेन एम आर इज जीरो, टी आर इज, व्हेन ए आर एम आर इज टी आर, नहीं समझ पक्का. तो यहां पर जो मैंने किया, क्या वो कंपैरिजन जैसा है कि सर परफेक्ट कंपटीशन में टी आर कर्व लीनियर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इम्परफेक्ट में बेल शेप है, बेल जैसा ना, गन इन्वर्टेड यू भी चलेगा, सो इट्स अ बेल शेप्ड कर्व. परफेक्ट कंपटीशन में एम आर और ए आर कर्व हॉरिजॉन्टल है, इम्परफेक्ट में भी तो हॉरिजॉन्टल है. कैसा है? तो ये तू समझ के चल, पूरा चैप्टर का तेरा डिफरेंशिएशन हो गया ना, कि टोटल रेवेन्यू का परफेक्ट में ऐसा, इम्परफेक्ट में वैसा. तो मार्जिनल रेवेन्यू का हॉरिजॉन्टल, इधर डाउनवर्ड, यहां पर ए आर भी हॉरिजॉन्टल, यहां पर ए आर डाउनवर्ड, यहां पर एम आर इज इक्वल टू ए आर, यहां पर एम आर इज लेस देन ए आर, यहां पर प्राइस इज इक्वल टू ए आर, यहां पर भी प्राइस इज इक्वल. द ओनली सिमिलर पॉइंट, एक ही पॉइंट सेम है, और वो क्या है? प्राइस इज इक्वल टू ए आर. आर वी क्लियर? समझ में आया है? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज, कुछ सवाल करने हैं मेरे से? ये जूम किया, ये पूरा दिख रहा है, इसको और थोड़ा जूम करने का कोशिश, चलेगा क्या इतना? ये वाला दिखेगा ना? इसको मैं किधर रखूं? आजा, चोली के पीछे, पर फिर भी नहीं दिख रहा है. ये थोड़ा मैनेज कर लेना है. ये बनाएगा नहीं, मेरे को यकीन नहीं है तुम पे. अब भी बनाने के दिए देगा, तू सोच. मतलब मैं तेरे को आज क्लासरूम में कुछ करने के लिए दे रहा हूँ, तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा. नहीं, थैंक यू से ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? ये कॉन्सेप्ट अगर क्लैरिफाई नहीं होएगा ना, तो आगे का कुछ भी पढ़ा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. देयरफॉर आई वांट यू टू डू दिस वेरी केयरफुली. छोड़ इसको, एक कम जूम कर रहे. हाँ, बनाओ. बेटा इसको दो साइड्स में बनाना, जैसा मैंने, मेरे को सोच, मेरे को भी दो साइड लगे, तो तुम लोग लेफ्ट में परफेक्ट, राइट में इम्परफेक्ट. आर वी क्लियर? चलो स्टार्ट कर दो. बेटा आपके पास 10 मिनट है टू कंप्लीट वॉट एवर यू सी ऑन द बोर्ड. बेटा एक बात बताओ, छाप कर करने वाला है कि समझ कर? कुछ नहीं समझेगा तो आज तक कभी मना किया है? आज भी क्यों करेगा? आज सिर्फ क्लास बदला है, मैं तो वही है. If you have not understood anything, please feel free to ask me. Do not just copy for the sake of copying. Understanding is important. अब मुझे कुछ लिखना है यहाँ पर. इसको साथ में समझाते भी जाना, उन्नति. या तो पहले लिख ले फिर समझा. हाँ, बाजू बाजू में, सामने सामने कैसे हुआ रे?
लीनियर बराबर नहीं लिखा है क्या? कर्व थोड़ा सा अजीब हो गरीब हो गया नहीं? वो कर्व ठीक से नहीं लिखा है। कर्व अच्छे से लिखा। बेटा ए आर कर्व को हमने कौन सा नाम दिया था? डिमांड कर्व बोला था। ए आर कर्व, डिमांड कर्व लिख रहा हूं। कोई आया क्या? श्रेया नहीं आई है, ग्रीन ग्रीना आस्था और ये लोग नहीं आए हैं।
नुसरत नहीं आई है, आधार कार्ड। ये राइजिंग एट सीआर मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो कांस्टेंट। हो गया। ये सबका एटलीस्ट परफेक्ट कंपटीशन वाला पार्ट हो जाना चाहिए, इम्परफेक्ट का टेबल हो जाना चाहिए, एंड देन यू शुड बी कंप्लीटिंग अदर पार्ट। ये वाला फॉर्मूला बेटा मैंने लिखा इम्परफेक्ट में, तो क्या सिर्फ इम्परफेक्ट के लिए फॉर्मूला के दोनों के लिए कॉमन ही है? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई इम्परफेक्ट में लिखा है तो ये इम्परफेक्ट का फॉर्मूला है। इसको स्पेस मैनेजमेंट बोलते हैं। शिफा 1 शिफा 2 क्लियर पक्का। कोई भी वही तो लॉजिक है। तो एम आर का फॉर्मूला क्या है? टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस 1। तो तू एम आर ऑफ 7 ले ले, इज इक्वल टू टी आर ऑफ 7 माइनस टी आर ऑफ 7 माइनस 1। तो फॉर्मूला बन जाएगा टी आर ऑफ 7 माइनस टी आर ऑफ 6। टी आर ऑफ 7 क्या है? 28। टी आर ऑफ 6 क्या है? 30। तो 28 माइनस 30 करेगी तो आंसर क्या मिलेगा? -2। जो तरीके से हमने मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा, वही तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ने का सेम। चलो डन। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। वाई इज अ फर्म कॉल्ड एज प्राइस टेकर? क्योंकि वो अकेला खुद का प्राइस डिटरमाइन कर नहीं सकता है। अगर वो अकेला कर भी लेगा तो क्या वो पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? नहीं, क्योंकि मार्केट में वो अकेला सेलर है कि बहुत सारे सेलर्स है। सो फर्म इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस टेकर बिकॉज देर आर सो मेनी बायर्स एंड देर आर सो मेनी सेलर्स इन द मार्केट कि मैं अकेला कुछ उखाड़ पाएगा? अ सिंगल फर्म कैन नॉट डिटरमाइन इट्स प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑन अदर फर्म, इसीलिए उसको प्राइस टेकर बोलते हैं। क्यों एक फर्म को प्राइस मेकर बोल सकते हैं? क्योंकि वो मोनोपोली है। मोनोपोली रहेगा, मैं अकेला ही है, तो मैं प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है। अब मेरा एक सवाल है, मेरे को बता, मैं अगर परफेक्ट कंपटीशन में है, कौन सा कंपटीशन में, और मुझे मेरे रेवेन्यू को डबल करना है, मेरे रेवेन्यू को, तो मैं क्या करूं? क्या बात है, इतना जल्दी आंसर आया। मतलब मैं तेरे को और 2-3 ऑप्शन देता हूँ, देख उसमें से कुछ लॉजिकल लग रहा है क्या? मुझे ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि अपने को प्राइस बढ़ा देना चाहिए। उसमें प्राइस चेंज नहीं हो सकता, सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस है, प्राइस टेकर है। अच्छा चल, ये बराबर है, तेरा बात बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ, अपन क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं तो सेल्स डबल हो जाएगा।
पर रेवेन्यू तो डबल हो गया ना, क्योंकि दूसरा बात, ओके आई अग्री विथ यू, यू शुड हैव टोल्ड मी सर यू कैन नॉट चेंज द क्वालिटी, कुछ भी। तो जो तू बोला अदर वे राउंड करेक्ट है, बट फर्स्ट प्राइमरी की लॉजिक क्या आना चाहिए कि सर आप क्वालिटी बदल ही नहीं सकते, क्योंकि आप कौन से मार्केट में हो, परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन मतलब होमोजीनियस कमोडिटी, होमोजीनियस कमोडिटी मतलब सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर, सेम फिगर, एवरीथिंग इज द सेम। तो क्वालिटी में चेंज कर सकता, अच्छा ये भी गलत हो गया मेरा। चल तीसरा, ये तो पक्का सही है, अपन एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपन सेल करेंगे। आलू आलू मेरा आलू तो कहने का मतलब आई होप तुमको रियलाइज हुआ, ना मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता है, ना मैं प्राइस बढ़ा सकता है, ना मैं क्वालिटी में चेंज ला सकता है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, और वो क्या है, आउटपुट को डबल करे। प्राइसिस तो कांस्टेंट है, आउटपुट को डबल। सपोज इफ आई वांट टू इंक्रीज माय रेवेन्यू बाय 5 टाइम्स, तो आउटपुट को कितना टाइम्स बढ़ा देना पड़ेगा, 5 टाइम्स। I have no other alternative other than changing the output of the commodity. क्लियर है? चल मैं एक बार रिवाइज करवा दूं और आगे बढ़े क्या? ये नहीं लिखा क्या? ये तू उसके एग्जैक्ट ऊपर मत लिख, ये मैंने क्यों लिखा था, ये डायग्राम के लिए था। हाँ तो लिख ले, ये भी लिख, एम आर लेस देन ए आर, एम आर ग्रेटर देन ए आर ग्रेटर देन एम आर रादर। फोड़ खोपड़ी फोड़ साले। एमआर क्लियर है? मार्जिनल का कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है ना, पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत वांदे होंगे, बिकॉज पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्जिनल के ऊपर ही जिंदा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सारे मार्जिनल वाले ही कॉन्सेप्ट है, सब मार रहे हैं। श्रेया क्लियर है? लेक्चर भेज दिया था मैंने कल, आई होप तेरे को मिला और तूने वो रिवाइज किया है। तेरा जो भी मिस हुआ है कल के दिन में कवर कर ले, क्योंकि आई थिंक मैंने सारे लेक्चर्स टिल 19th भेज दिए हैं, एक्सेप्ट 1 लेक्चर ऑफ साक्षी मैम विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। उसके अलावा सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो गए हैं। डन? मैं बोलू अभी? चल वापस तुम लोग भी अभी साथ में इंटरेक्ट करना। चलो, रेवेन्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, परफेक्ट एंड, गलत है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन होना चाहिए नहीं चैप्टर देख मैं तेरे को बता ए भगवान, बेटा जनरली क्या होता है मैं तुझे वो बताता। हमने प्रोडक्शन शॉर्ट रन लॉन्ग रन में पढ़ा, कॉस्ट भी शॉर्ट रन लॉन्ग रन में पढ़ा, तो दिल दिमाग घुटना सब क्या बोलेगा, रेवेन्यू भी शॉर्ट रन लॉन्ग रन होता है। बट रेवेन्यू शॉर्ट रन लॉन्ग रन पर डिपेंडेंट नहीं है, रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस। आई रिपीट, तुम भी रिपीट करो, रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, इज डिपेंडेंट ऑन कंपटीशन। इसीलिए परफेक्ट एंड परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आई एम फर्म इज अ प्राइस टेकर, इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज अ प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में आई कैन ओनली डिटरमाइन द आउटपुट, आई कैन नॉट डिटरमाइन द, इन ऑर्डर टू डबल माई रेवेन्यू आई नीड टू डबल माई आउटपुट। प्राइस के ऊपर मेरा इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल क्यों नहीं है, बिकॉज इन द मार्केट देर आर many buyers and many sellers, individual seller cannot affect the market। मैं अकेला कुछ उखाड़ पाएगा, जिसके वजह से आई एम अ प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में टीआर कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग लीनियर कर्व राइजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। रिपीट कर, टीआर कर्व इज अ
linear curve rising at a constant rate, whereas imperfect competition के अंदर TR curve is a bell shaped curve. It first rises at a, then it becomes constant and maximum, and then it falls down. ये बराबर है, श्योर हो. परफेक्ट कंपटीशन में डैश इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू डैश, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. इम्परफेक्ट में ओनली प्राइस इज इक्वल टू AR. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR AR इक्वल है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR AR इक्वल. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR इक्वल है तो इम्परफेक्ट में MR इज लेस देन या तो AR इज ग्रेटर देन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू X एक्सिस. इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इट्स ये सब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है. एक ही पॉइंट सेम है दोनों में चाहे परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो. प्राइस इज इक्वल टू AR कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड कर्व. सो डिमांड कर्व फॉर अ फर्म क्या है? बेटा मोनोपोली में तो फर्म और इंडस्ट्री सेम होता है, बट ऑब्वियस बात है जब मैं फर्म के बारे में बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट. सो योर क्वेश्चन वाज वैलिड. कौन से कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन के फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट कंपटीशन के इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड. अब हमेशा अपने को क्या लगता है मालूम है सर, डिमांड कर्व तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है. तो तुम लोग इंडस्ट्री का भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड बोलेगा, फर्म का भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड बोलेगा, और उसमें MCQ का आंसर गलत जाएगा. ठंडी लग रहा है, एक बंद कर देता हूं भाई. हाँ 2 AC चालू है. आर वी क्लियर? आर यू बंद हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ? आर वी क्लियर? पक्का? सो कैन आई से अगर कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन आया, हॉरिजॉन्टल लाइन आया मतलब कैन आई से इट इज पैरेलल टू X एक्सिस, इट इज परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तो E इज इक्वल टू इनफाइनाइट. बराबर. और अगर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है मतलब क्या है वो? अच्छा, अगर फॉर्म का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो परफेक्ट नहीं है. तुमको ये क्लिक हुआ क्या? क्योंकि फॉर्म का डिमांड को अपना परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो हॉरिजॉन्टल था, पर अगर फॉर्म का डिमांड को बोलते हैं डाउनवर्ड है, इसका मतलब वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है. इट मस्ट रिड्यूस इट्स प्राइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट. रिलेशनशिप इज देयरफॉर द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये बराबर है? श्योर हो? व्हेन MR इज पॉजिटिव व्हाट हैपेंस टू TR? When MR is positive, it rises but at a diminishing rate. When MR is 0 and when MR is negative. ये तो डायग्रामेटिकली समझ में आया. क्या ना इसे यही चीज को एक फॉर्मूला के हेल्प से भी समझ सकते हैं. तो मैंने देख एक फॉर्मूला लिख कर रखा है, MR इज इक्वल टू AR इंटू E-1/E. क्या दिखाया हेडिंग? रिलेशनशिप बिटवीन डैश डैश एंड डैश, TR, MR, AR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो चीज मैंने पढ़ाया ना उसी को फॉर्मूला के फॉर्म से पढ़ा है. तो फॉर्मूला क्या है बेटा? स्टार मार्क. व्हाट इज द फॉर्मूला? MR इज इक्वल टू AR ब्रैकेट में E-1/E. ये बराबर. चलो E इज ग्रेटर देन 1, तो बताओ E का वैल्यू क्या लूं? 2. तो E इज इक्वल टू 2. तो फॉर्मूला के अंदर ये बेवड़ापंती क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर कुछ तो हुआ, जाने दे. मेरे को बता, MR का फॉर्मूला AR है, AR का मतलब प्राइस है. प्राइस मैंने दिया नहीं है, पर प्राइस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो अपन AR को इग्नोर करते हैं. फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या आएगा? 2 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5. इसको तू प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर तो भी आंसर तो पॉजिटिव नहीं आएगा. इसका मतलब कहना है इसे MR पॉजिटिव आया, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही आएगा. यस और नो? एंड देयरफॉर इफ MR इज पॉजिटिव TR विल राइज बट एट
क्या ये समझाने का जरूरत है? चल नेक्स्ट वाला बता, E इज इक्वल टू 1, क्या लू? E इज इक्वल टू नसी, 1 बोला है तो 1 ही रहेगा ना। तो फॉर्मूला के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। MR अगर 0 तो TR इट विल बी मैक्सिमम कांस्टेंट। तो हम लोग ने डायग्राम में देखा, यहां पर नहीं समझ रहे वो, तो जो यहां पर समझ रहे हैं वही लिखेगा मैक्सिमम, ये बराबर। चल नेक्स्ट वाले में E इज लेस देन 1, तो E इज इक्वल टू कितना लू? पक्का -1 लेते, नहीं तो कुछ बेवड़े लोगों को ये समझेगा ही नहीं। इसके लिए मैं एक और चीज लिख रहा है, E इज लेस देन 1 बट E इज ग्रेटर देन 0। कोई तो बेवड़ा था ना, होता ही है बेटा। अय्यपन तो अलग लेवल का बेवड़ा है, बड़ा अय्यपन को कंपटीशन देने वाला महेश है। तो E इज 0.5, तो अगर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेगा तो 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.5, तो आंसर क्या आएगा? -0.5 अपॉन 0.5 विच इज इक्वल टू -1। इसको तो प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर, आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये नेगेटिव आया, और अगर ये नेगेटिव है तो इट विल फॉल। यार भी क्लियर? श्योर हो? पक्का? नेक्स्ट पेज पर हेडिंग देकर लिखना स्टार्ट करो। रिलेशनशिप बिटवीन MR, AR, TR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देख कल है ना, तुम लोगों को कोई टेस्ट नहीं है, सो आई एम प्लानिंग टू गिव, मेरे को है ना थोड़ा पोर्शन कवर करना है और थोड़ा टाइम बचाना है, तो कैन आई गिव यू सम MCQs एज होमवर्क? आई विल गिव यू लेस देन 50 MCQs, मतलब 1 घंटे का काम देगा, 1 आवर। बट ये कंप्लीट करके नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मुझे क्लास में टाइम देना पड़ेगा। सो प्लीज एंश्योर नेक्स्ट लेक्चर में वो MCQs कंप्लीट करके आ रहे हो। मैं शायद ही आज क्लास में MCQs करवाएगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग MCQs आई एम कवरिंग वन कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम टुडे। डिस्कशन विल बी डन फॉर ऑल द MCQs, सिर्फ सॉल्विंग के लिए टाइम नहीं देगा आज, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट तुमको आता है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। महेश, हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा बोल रहा हूं। सो ये हमने रिसेंटली एक चैप्टर खत्म किया था जिसका नाम था थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसके सप्लाई के एंड में मैंने तेरे को ये डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस करके कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जहां पर मैंने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, डिमांड लेस देन सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई इट इज कॉल्ड एज डिमांड लेस देन सप्लाई। Demand less than supply is called as scarcity. Are you sure? You are wrong. Demand is less than supply. Excess supply का मतलब surplus. Surplus में price rise होता है. Demand equal to supply, there is an equilibrium. Equilibrium में price remains constant. Demand is greater than supply. तो पर मैंने तो यही flow में भी समझाया था. Above the equilibrium surplus, at the equilibrium, below the equilibrium scarcity. अगर इक्विलिब्रियम के नीचे है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो प्राइस कम होएगा। एट द एंड ऑफ द डे इक्विलिब्रियम मिलना चाहिए। मैंने 4 डायग्राम भी ड्रॉ करवाया था, बस वही 4 डायग्राम फिलहाल वापस ड्रॉ करवा रहा हूं, और 3 मैं करेगा और बाकी के तुम लोग करोगे। चल सबसे पहला, डू यू रिमेंबर वी हैड डन केस नंबर 1 जहां पर डिमांड इंक्रीज हुआ, सप्लाई कांस्टेंट। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? डिमांड फॉल हुआ, सप्लाई कांस्टेंट। तीसरा पॉसिबिलिटी डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज। चौथा पॉसिबिलिटी डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई डिक्रीज। क्या ये 4 पॉसिबिलिटी है? बिफोर आई गो देयर बेटा, व्हाट एवर आई एम टीचिंग राइट नाउ विल बी अंडरस्टूड,
but whatever I have taught previously, you will have to take extra effort, sit with somebody today if possible and complete that concept. 30 minutes का concept है, पर 30 minutes में पूरा concept समझ में आ जाएगा. Ensure that you are sitting with somebody and completing it, because on that basis there are 50 MCQs which I am going to give you to solve at home tomorrow. So without that you will not be able to solve. चलो, तो कंपैरिजन करके बताओ. राइट हैंड कौन सा कर्व था अपना? डिमांड. लेफ्ट हैंड सप्लाई. क्या हो रहा है? डिमांड इंक्रीज. तो ऊपर कौन है? नीचे कौन है? तो क्या लिखूं? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई इट इज सरप्लस स्केर्सिटी के इक्विलिब्रियम. सोच के जवाब दो. देख और जवाब दो. मेरे को नहीं पता है, मेरे को एक आंसर चाहिए, मेरे को दो दो आंसर नहीं चाहिए. डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. So obviously there is a scarcity, and scarcity में effect on price will be that the prices will rise. Case number 2, right hand demand, left hand supply. गेम खेलने का. डिमांड डिक्रीज, ऊपर सप्लाई, नीचे डिमांड. डिमांड इज, इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई सरप्लस में प्राइस फॉल होता है. केस नंबर 3, अब डिमांड कांस्टेंट रहेगा. प्ले द गेम. सप्लाई इंक्रीज, वापस डिमांड इज लेस देन सप्लाई, वापस सरप्लस, सरप्लस में प्राइस डिक्रीज. गेम नंबर 4, डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीज. तो डिमांड इज, इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई स्कैरसिटी में प्राइसेस इंक्रीज होता है. ये बराबर है. ये चारों डायग्राम अपन ने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था, मैं वापस कर रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए, इन केस किसी को नहीं समझा. याद है ऐसा कुछ? 4 डायग्राम एक के नीचे. हाँ बोलो. डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व तो बना कर रखा है. अब जहां पर दोनों का मिलन हो रहा है वो कौन सा प्राइस? मेरे को थोड़ा अच्छा बनाने का डायग्राम, स्केल से बना रहे हैं. ए डू यू अग्री? ये वाले का नाम क्या देंगे? ई क्यू पी. अब क्या करूं? केस 1 में हो क्या रहा है? डिमांड इंक्रीज, तो राइट साइड में बनेगा. तो नया डिमांड कर्व को मैंने, ये क्यों ऐसा कर रहा है, राइट हैंड साइड में बनाया. यस, ये बन गया D1. D1 पर नया इक्विलिब्रियम मिला. क्या नया इक्विलिब्रियम? यहां पर मेरे को नया इंटरसेक्शन मिला, तो ये बन जाएगा P1. ये डब्बा बन जाएगा Q1. हाँ, पर जिधर मैं कर रहा है वो नहीं दे रहे हो. ये बराबर. और ये बन जाएगा Q1. प्राइस राइस, क्वांटिटी ऑल्सो राइसेस. ये क्लियर है? डिमांड कर्व किधर गया? राइट में. बोलो नेक्स्ट वाले केस में कैन आई से ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम. हाँ ना, ये तो हर डायग्राम में बनाना ही पड़ेगा. इसके बिना कोई डायग्राम बन सकता है क्या आगे? ई पी क्यू. अभी डिमांड डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट में. अरे लेफ्ट में तो है. तो इससे एक सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला? पूछने का किसका राइट किसका लेफ्ट. ये तेरे को अभी हंसने को आ रहा है, बट जब तू खुद ड्रॉ करने को बैठेगा ना तब तेरे को कंफ्यूजन होएगा. अरे लेफ्ट में तो बोला, पर लेफ्ट किधर? क्योंकि ये डिमांड का है, इसके लिए डिमांड का लेफ्ट. सो कैन आई से दैट आई विल गो टू द लेफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. ये बन जाएगा D1. नया इक्विलिब्रियम ये है. अच्छा ये है. कहीं पर जिधर भी घुसेड़ डाला वो इक्विलिब्रियम नहीं होता है. हाँ, डिमांड का और सप्लाई का इक्विलिब्रियम चाहिए. तो कहना है इसे इक्विलिब्रियम इधर है. ए हाँ, तो कहना है इसे ये बन जाएगा मेरा P1.
ये बन जाएगा E1 और ये बन जाएगा Q1. प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी फॉल्स एंड डिमांड कर्व हैज गॉन टू द लेफ्ट. आर वी क्लियर? समझता है? तुम लोग को लगता रहेगा कि सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों इतना डायग्राम्स ड्रॉ करने का है. मार्क माय वर्ड्स, विदाउट दिस यू विल नॉट गेट द आंसर. और अगर मिलता है ना तो वो अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान. वो लॉजिक नहीं है ना, मैजिक है. ठंडी लग रहा है तो ऐसा मुंह से बोलो. मैं ऐसा तुम्हारे साथ दम शड़क खेलूं कि तू मेरे को ऐसा एक्टिंग करके दिखाएगी और फिर मैं एसी बंद करेगा. फिर अगर किसी को कुछ लगा रहेगा तो वो मेरे को एक्टिंग करके दिखाएगा सर को भूख लगा है. तुम गलत सोच रहे हो. चल आगे बढ़ते. चल केस नंबर 3. डिमांड क्या रखा है? कांस्टेंट. सप्लाई क्या हो रहा है? इंक्रीज. पहला स्टेप, ड्रॉ द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम. डब्बे का नाम EP. सॉरी, मैं देख रहा था माइक चल रहा है कि नहीं तो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा तो पंगा हो जाएगा ना. इसके लिए रुपेश को बोल देता हूँ भाई नया सेल ला कर दे दे, नहीं तो किधर दे दे. रुपेश सर, ये इक्विलिब्रियम तक क्लियर है? पक्का? अब सप्लाई को क्या करो? रुपेश सेल लेकर आना ना माइक का, ब्लैक कलर वाला. ऊपर देख चार्जिंग में पड़ा रहेगा वो माइक के लिए जो सेल लगता है ना बेटा. हाँ वो सेल. ठीक है, समझा कि नहीं समझा क्या मन जान देने तो मैं ही जाएगा. हाँ, सप्लाई क्या हो रहा है? इंक्रीज. तो राइट में बना दूं. सप्लाई का देख, डिमांड का राइट ये है पर सप्लाई का राइट ये नहीं है. सप्लाई का डिमांड लिखा नहीं, ये डिमांड ये उल्टा लिखा. ये सप्लाई ये डिमांड. सप्लाई के राइट में ये बराबर. वो चाहिए तो वो वाले क्लासरूम से भी लेकर जा और चार्जिंग में डाल दे. अच्छा गया था पेपर? ओके, आ जाएगा. सॉरी फॉर द डिले, मैं भूल गया था पेपर्स को लेकर जाने के लिए, बोरीवली चेक करवाने के लिए. चलो अभी मेरे को एक बात बता, यहां पर सप्लाई के राइट में जाना है. हाँ, इंटरसेक्टिंग डिमांड का इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. ये S1 हो गया, ये इक्विलिब्रियम E1 हो गया. सप्लाई का राइट में गया. देख एक स्टेप कर रहे हैं तू. जब ये पिक्युलैरिटी के साथ, जब ये कंसिस्टेंसी के साथ करेगा ना तो आंसर कभी गलत ही नहीं आएगा. यहां पर आ गया तेरा इक्विलिब्रियम P1 और ये आ जाएगा तेरा आंसर Q1. प्राइस फॉल हो रहा है, आउटपुट राइज हो रहा है. आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट केस नंबर 4 में यहां पर जहां पर मिलन हुआ वो अपना इक्विलिब्रियम प्राइस. फिर इसको अपन ने नाम दे दिया EPQ. सप्लाई किधर जा रहा है? लेफ्ट में. सप्लाई का लेफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. इधर बहुत सारा लोग का एरर हो जाता है. तो सप्लाई के लेफ्ट में मैंने बनाया S1. S1 का इंटरसेक्शन डिमांड कर्व के साथ ढूंढो. इफ यू वांट मेक इट विथ 2 कलर पेन, या तो एक पेंसिल और एक स्ट्रेट लाइन और एक डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन विल रिप्रेजेंट न्यू, ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंट ओल्ड.
तो यहां पर मुझे वापस इक्विलिब्रियम मिला, ये हो गया E1 P1, मेरा आउटपुट हो जाएगा Q1, प्राइस इंक्रीज आउटपुट डिक्रीज। ये चारों केस में पहले भी कर चुके, वापस आज करवाया है, एंड आई होप तुम्हारा क्लैरिटी बढ़ रहा है। अब मैं और 3 डायग्राम बनाएगा, बाकी का मैं नहीं बनाएगा, बाकी का तुम लोग मेरे को, बहुत सारे केसेस है, मैंने बोला भी था शायद लास्ट टाइम, करेक्ट। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि डिमांड इंक्रीज होएगा, सप्लाई भी इंक्रीज होएगा, तो इन तीनों केस में फर्क क्या है? साले दोनों में आप बोल रहे हैं। तो क्या इससे आंसर मिल रहा है? हाँ, तो सिर्फ इतना देने से कुछ नहीं होएगा, बट इससे एक चीज कंफर्म हो जाएगा बेटा, कहना इससे आउटपुट पक्का बढ़ेगा। देख थोड़ा शांति से, हाँ घाई नहीं करते, कहना इससे अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट भी इंक्रीज होएगा, डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज होएगा तो आउटपुट डिक्रीज होएगा। मैंने प्रपोर्शन दिया, फिर भी आउटपुट के बारे में जवाब मिला, अभी गेम खेल आंसर नहीं आएगा। मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, अरे तीनों में बढ़ रहे, पर आगे क्या? तो कैन आई से आई विल हैव टू गिव यू सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, या तो ग्रेटर, या तो लेसर, या तो इक्वल टू। क्या अब आंसर मिलेगा? चलो गेम खेलते हैं। राइट हैंड डिमांड, लेफ्ट हैंड दोनों इंक्रीज, डिमांड ज्यादा से मिला कुछ जवाब, बोलो जवाब क्या मिला? डिमांड इज मस्त, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, स्केरसिटी में प्राइस राइज होएगा। केस नंबर 6, दोनों बढ़ा पर सप्लाई ज्यादा से बढ़ रहा है, तो डिमांड इज, तो क्या आएगा? सरप्लस में प्राइस फॉल होएगा। दोनों बढ़ा, मैचिंग, मैचिंग मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, देयरफॉर देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। और बेटा इक्विलिब्रियम में कुछ भी नहीं होएगा, जो प्राइस है वही चलेगा, मतलब ये बेस्ट पॉइंट है। ये आर वी क्लियर? अभी इसी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैंने पहले 4 केस बनाए थे, अभी दूसरे का है ना बेस बनाने का मौका नहीं मिला, अभी बनाते, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पर प्लीज बेयर विथ मी। चल केस नंबर 5 क्या लिखूं? डिमांड, मुझे नहीं आता, छोड़ना, मेहनत करने का। और देख कॉपी पेस्ट अगर कर भी लेगा तो वो ब्लू कलर का कर्व भी आ जाएगा, तो छोड़ना है यार, इतना मेहनत करूं उससे अच्छा मैं ड्रॉ ना करूं। मेरे को आता है ना, आई शपथ मेरे को आता है, और तेरे को साले पहली बार करने में कंटाला आ रहा है, मैं साल में 15 बार करता है। चल डिमांड, मजा नहीं आया, नहीं मजा आया, इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, बट डिमांड का प्रोपोर्शन ग्रेटर है, ये बराबर। तो ये अपना केस अपने को बनाने का है। चल सबसे पहला तो अपन क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ पेयर ऑफ एक्सिस, ये हाँ हाँ, उसके बाद वो भी बनाएंगे, पर साले जो पहले बनाना है वो तो बना। एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व? डिमांड कर्व। ये तू मेरे को ध्यान से देख, डायग्राम बनाते हुए मैं क्या क्या करता है। जैसे ही डिमांड का कर्व ड्रॉ किया ना, तुरंत मैंने लिख दिया डी। देखो शायद अभी कुछ वैल्यू नहीं समझ में आएगा, व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड द स्टेप्स दैट आई एम फॉलोइंग। नेक्स्ट क्या किया मैंने अब अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बनाया, तुरंत मैंने लिख दिया एस। जहां पर मेरे को दोनों का मिलन की बेला, ये आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जैसे ही मैंने प्राइस के एक्सिस पर बनाया तो मैंने लिख दिया P, मैंने आउटपुट के एक्सिस पर बनाया तो मैंने लिख दिया Q। अब आएगा मजा, क्यों? क्योंकि साला अभी तक तो एक ही कर्व बना रहे थे, या तो डिमांड कर्व बना रहे थे
या तो सप्लाई कर्व बना रहे थे, यहां पर तो झाला दोनों बनाने का है। तो बता, पहले डिमांड कर्व का बात करते हैं। डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज कितने से हो रहा है? तो डिमांड के ज्यादा राइट में जाएगा। हाँ, देख डी और D1 का गैप बहुत लिया। क्यों बहुत लिया? क्योंकि बोला है। अच्छा, सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। अभी यहां पर क्या होता है मालूम है? कुछ लोग ये कर्व लेफ्ट में बना डालेंगे, कम हो तो राइट में ही रहे, बट कहना से सप्लाई का जो प्रोपोर्शन है वो कंपेरेटिवली कम होगा। तो ये बन गया S1। क्या मैंने डिमांड कर्व को राइट में बनाया? क्या मैंने सप्लाई कर्व को भी राइट में बनाया? अब साला और लफड़ा हो गया, क्योंकि अब कौन सा लू? अब समझा स्टेप्स का फायदा क्या है? मेरा कलर का भी फायदा और स्टेप्स का भी फायदा। अभी सोच, अगर तू ये एक डायग्राम बनाए और उसको अनाथ छोड़ दे, अनाथ छोड़ दे मतलब DEPQ कुछ लिखे ही नहीं, साला जिंदगी भर सोचता रहेगा कि इक्विलिब्रियम कौन सा है। सो कहना से नया डिमांड कर्व, नया सप्लाई कर्व, ये बन गया E1। ये E1 पर दिस विल बी माय प्राइस। ये थोड़ा बेवड़े जैसा बना, ऐसा लगा मेरे को, तो वापस बनाता हूं मैं। ये बराबर है, ये P1, ये Q1, प्राइस इंक्रीज, आउटपुट भी इंक्रीज। हाँ ठीक है, आउटपुट ज्यादा से बढ़ रहा है, दैट इज ओके, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट व्हाट यू सेड इज करेक्ट। मेरे को तो फिलहाल यही दिखाना है कि क्या हो रहा है। ए आर वी क्लियर? इधर 3 डायग्राम बनेगा क्या? थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, लगता है। छोड़। सिक्स्थ क्या हो रहा है? सिक्स्थ वाले केस में डिमांड इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज, बट डिमांड का प्रोपोर्शन सप्लाई के प्रोपोर्शन से कम है। अब क्या होएगा? कहना से डिमांड को थोड़ा कम राइट में बनाएंगे, सप्लाई को थोड़ा ज्यादा राइट में बनाएंगे। थोड़ा डायग्राम छोटा बना रहा हूं सो दैट इसके नीचे फिर भी आएगा कि नहीं, डाउट ही है। कोई नहीं, इधर सातवां इधर बना डालेगा, पर मेरे को तुम लोग का एक के नीचे एक ही चाहिए। नहीं, उसका रीजन है ना बेटा। हाँ, कुछ तो है ना, मेरे को इसके बाजू में कुछ लिखवाने का है, तो मेरे को एक के नीचे एक ही चाहिए। प्लस दूसरा रीजन क्या है मालूम है? कभी गलती से अगर एक डायग्राम गलत हो गया तो बाजू में तेरे पास जगह है वही डायग्राम को बनाने के लिए। हाँ, तीनों गलत मत करना, नहीं तो हाँ, नया पेज फिर। चल, ये लिखा अपन ने ओरिजिनल डिमांड कर्व D, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व S, दोनों का जहां पर मिलन हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बन गया EPQ। डिमांड कर्व किधर बनाऊं? टू द राइट, D के राइट में, बहुत ज्यादा के थोड़ा थोड़ा सा राइट में लिया D1, पर सप्लाई तो बहुत ज्यादा राइट में आएगा, तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये ठीक है। ये S1, सप्लाई के बहुत ज्यादा राइट गया हूं, डिमांड का थोड़ा ही राइट में गया हूं, दोनों का इक्विलिब्रियम इधर मिला। यस, तो ये बन गया P1, ये बन गया Q1, डब्बे का नाम E1, प्राइस फॉल हुआ, आउटपुट इंक्रीज। ये बराबर, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी डायग्राम। डिमांड इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज, बट इन द सेम प्रोपोर्शन। फटाफट बनाता हूं मैं, वही तो है। नहीं, वही नहीं, नया इक्विलिब्रियम बनेगा पर सेम नहीं है। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व,
स्केल से टाइम ज्यादा लग रहा है ना, तुम लोग स्केल से बनो। ना बोलता है ए ई पी क्यू ए बराबर। अब डिमांड कर्व राइट में, जितना डिमांड राइट में बनेगा उतना ही सप्लाई को राइट में बनाना है। सेम ही है मतलब उस वाले। हाँ तो आउटपुट Q1 और ये E1 प्राइस सेम है। तू तीनों डायग्राम देख, तीनों डायग्राम में तेरे को एक चीज कॉमन दिख रहा है, तीनों में आउटपुट बढ़ रहा है। प्राइस के बारे में मालूम नहीं है, प्राइस एक में राइज हो सकता है, प्राइस एक में फॉल हो सकता है, या तो कांस्टेंट। अगर वो अगर प्राइस के बारे में जानना है तो प्रोपोर्शंस लगेगा। क्या लगेगा ये समझा है? अभी टेबल फिल करने में मदद करो पहले तो, फिर डायग्राम खुद से बनाओ। 7 डायग्राम मैंने बना कर दिया, बाकी का 8-9 जो भी है वो तुम लोग बनाएगा। आज के दिन में इतना ही पढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। नहीं ये इधर डायग्राम्स एमसीक्यूज घर पे। चल मेरे को बता नेक्स्ट 3 केस क्या आएगा। डिमांड फॉल्स, सप्लाई ऑल्सो फॉल्स। क्या इससे मुझे कुछ आंसर मिलेगा? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आउटपुट फॉल्स, कुछ तो मिला ना। तो यहां पर ये तीनों केस आउटपुट बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट तीनों केस में पक्का आउटपुट डिक्रीज होएगा। तो यहां पर प्रपोर्शन देता हूं अभी, गेम खेल के आंसर दो। गेम खेलो। डिमांड भी गिरा, सप्लाई भी गिरा, डिमांड ज्यादा से गिरा, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सरप्लस में प्राइस फॉल्स। ये बराबर डिमांड गिरा, सप्लाई गिरा, दोनों गिरा, पर सप्लाई ज्यादा से गिरा, तो ऊपर कौन है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देयर इज स्कैरसिटी, देयरफॉर प्राइस राइजेस। अब लोग गेम खेले बिना ही बोलेंगे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जो कभी कभार सही हो सकता है, हर बार सही हो ये जरूरी नहीं। मैं तो गेम खेलेगा, डिमांड भी गिरा, सप्लाई भी गिरा, दोनों का प्रोपोर्शन मैचिंग मैचिंग, देयरफॉर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, देयरफॉर देयर इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। आउटपुट तो तीनों में गिरेगा, बट तेरा आंसर करेक्ट है। आर वी क्लियर? और 3 पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है अभी? इंक्रीज डिक्रीज, ये देख इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ये डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अब मेरे को देखना है तुम में कितना इंटेलिजेंस है कुछ आंसर देने का। गेम खेल के आंसर मिलेगा क्या? ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई देयर इज स्कैरसिटी, एंड स्कैरसिटी में प्राइस बढ़ेगा। अब तीनों केस में क्या श्योर है मालूम है? प्राइस। अच्छा रुक, मजा मजा अभी देख, मजा देख। मेरे को जानबूझ के थोड़ा सा करना भी है। चलो गेम खेल के बताओ पहले मैं क्या लिखूं। तुमको प्रपोर्शन चाहिए था, मैंने प्रपोर्शन दे दिया। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सर एक ग्रेटर, एक लेसर, एक इक्वल। लास्ट वाला इक्वल नहीं रहेगा। अच्छा तो ये वाला, ये बराबर है डिमांड लेस देन सप्लाई। अगर गेम खेले बिना किया ना
तो तुम्हारा दिल दिमाग घुटना सब यही बोलेगा, एक ग्रेटर, एक लेस, एक इक्वल। ग्रेटर ही है ना, इसका मतलब यहां पर भी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यहां पर भी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। मतलब इन तीनों केस में अपने को क्या मिला? स्केर्सिटी मिला। और अगर तीनों में स्केर्सिटी रहेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इन तीनों केस में प्राइस बढ़ेगा। नेक्स्ट 3 केस बताओ। डिमांड डिक्रीज होएगा, प्रपोर्शन नहीं भी दिया तो भी प्राइस के बारे में पता चल गया मेरे को। सरप्लस है, सरप्लस में प्राइस फॉल होता है, पर प्रपोर्शन देना पड़ेगा आउटपुट के लिए, डायग्राम के लिए, डायग्राम के लिए बेसिकली। तो बोल, यहां पर डिमांड इज लेस, यहां पर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। गेम खेलने का। डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई। यहां पर भी भले ही सेम प्रोपोर्शन है बट डिमांड इज लेस देन सप्लाई। डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। ये 50 से गिरा, ये 50 से बढ़ा, फिर भी डिमांड इज लेस देन सप्लाई। गेम खेलने का फायदा है ये, समझा? तो यहां पर क्या लिखूं? और सरप्लस में प्राइस फॉल होता है, बराबर? श्योर हो? तो मेरे को क्या एक्सपेक्टेड है तुमसे वो सुनो। नहीं नहीं, ये तो सब अब भी करने का है, पर जब तुम ये टेबल बनाएगा ना, तो ये टेबल के अंदर जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है वो मेरे को चाहिए कि तुम लोग खुद से गेम खेल कर लिखो। नंबर 1। नंबर 2, जब आप डायग्राम बनाओगे, मेरे को 2 मिनट बोलने दो। दिस इज योर सेट नंबर 1, मतलब पहले पेज पे 4 डायग्राम बनेगा। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट, 4, 1 2 3 4, इसमें बाजू बाजू में बनाएगा, चलेगा। पहले 4 के लिए एक ही पेज पर 4, 1 2 3 4, और 1 पेज 4 डायग्राम्स। नेक्स्ट पेज ऑनवर्ड्स 3 डायग्राम्स। आई रिपीट, नेक्स्ट पेज ऑनवर्ड्स 3 डायग्राम्स। ये तेरा सेट नंबर 2। बराबर? अब ये मुझे 3 डायग्राम कैसे चाहिए? एक के नीचे एक, बाजू में नहीं चाहिए। कुछ बेवड़े लोग क्या करते हैं मालूम है? एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, और एक बीच में, फिर मैं लिखाऊं किधर? अच्छा, फिर कुछ लोगों को जब तक मैं ये बोलता नहीं ना एक साथ चाहिए, तो एक बार क्या हुआ मालूम है? एक जन ने मैंने उसको बोला कि मेरे को बाजू बाजू में नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया? एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसके मतलब अलग अलग डिजाइन बनाते हैं बेवड़े। इसीलिए मैं पहले से बता रहा है, एक के नीचे एक, ये तुम्हारा सेट नंबर 2। सिर्फ पहले ही डायग्राम में ना 4 करना है, बाकी हर किसी में कितना करना है? 3। ये आर वी क्लियर? और डायग्राम्स मेरे को अभी स्टार्ट करना शुरू करो। 1 नहीं, ये तो बनाना है बहन। पहले टेबल, फिर डायग्राम्स। देख भाई, मैं तब तक जाने नहीं देगा जब तक ये 16 डायग्राम आज होएगा नहीं। फिर तुम्हारा ब्रेक गया तो जाने दो, आई डोंट केयर। 1 आवर इज इनफ, ट्रस्ट मी, इफ यू डू जेन्युइनली 45 मिनट्स में हो जाएगा। तुम लोग ऐसा पेज क्यों फाड़ रहे हो? ओके, तो ये लोग पेज क्यों मांग रहे? आज का भी नहीं लिखा, कल का भी नहीं लिखा, ऐसा कैसा चलेगा?
अरे कल के लिए कितना पेज छोड़ने का है? नहीं, ज्यादा ज्यादा। कल यू लीव 3 साइड्स, 3 साइड्स तो मिनिमम। हाँ, इसीलिए तो मैंने 3 साइड बोला, एक डायग्राम के लिए, एक नोट्स के लिए, और एक प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट के। मैं एमसीक्यूज का मार्किंग दे दूं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे डायग्राम्स का क्या इफेक्ट है वो भी बताऊंगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल चेक ऑल द डायग्राम्स ऑल्सो। आज सबका हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा मेरे को नहीं पता है। साथ ही हुआ है क्योंकि तू तो लेट चालू किया, जो लोग ने जल्दी चालू किया है तो मैं फिलहाल मार्किंग दे रहा हूं, देन यू ऑल कैन कंप्लीट द डायग्राम्स। कम टू चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 145। टू का चाहिए सोल्यूशन, 3 का चाहिए सोल्यूशन, 4, 7th का बनेगा डायग्राम, तो मैंने डी लिखा है, डी फॉर डायग्राम दिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम, 11th, 12th, 13, 14, 21। मैं और भी दे सकता हूं पर मैं सिलेक्टेड वाले दे रहा हूं जो मुझे चाहिए कि आप घर पे से करके आओ। 22, 23, 24, 25, 30, 30, 31, 32 का सोल्यूशन बनाना, 35, 36, 38, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 57, 58, 65, 66, 72, 73, 77, 72, 73, 77, 78, 80, 80, 81, 84, 91, 92, 91, 92, 111, 111,
132, 133, 132, 133, 147 to 150 आई डोंट नो आएगा कि नहीं, ट्राई करो तुम लोग तुम्हारे एंड से. 147 से लेकर 150 बराबर है, श्योर है सबको. आज का लेक्चर क्लियरली समझ में आया है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन. बाय बाय, टेक केयर.